नमस्कार, प्रणाम। देखिए, इस समय हम पटना में हैं और आप जो हमारे साथ में जिनको देख रहे हैं, सबसे पहले हम आपका परिचय करा दें। आप हैं श्री रणविजय सर जी और एक्टू के राष्ट्रीय सचिव हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आज लगातार सर तमाम स्कीम वर्कर्स को लेकर लगातार सड़क पर परिश्रम करते हुए दिखे हैं और लगातार मेहनत करते हैं ताकि इन जो शोषित लोग हैं, स्कीम वर्कर्स, उनकी आवाज़ सरकार सुने और उनकी मांगों को राज्य सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। हम बात करेंगे आशा दीदी, रसोईया, मिड डे मील, एएनएम जो अभी हड़ताल चल रहा है, और सर कल एएनएम की मांगों को लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के जो कार्यपालक सहायक हैं उनके पास गए हुए थे। तमाम बातों की बारीकी से हम बात करेंगे और आप सभी लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले रणविजय सर का बहुत दिनों के बाद हमारे चैनल पर आए हैं, इसके लिए स्वागत है सर का। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग की बात पहुंचते रहती है, इसके लिए आपके चैनल को और आपको बधाई, शुक्रिया। सर, बात करेंगे हम रसोईया की। सबसे पहले रसोईया से बात शुरू करेंगे। हाल ही के दिनों में उन्होंने गर्दनी बाग में भारी संख्या में आपने जो है कि उनकी मांगों को लेकर विधानसभा सत्र चला है, उसमें रखा है। सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर देखिए, इसमें तो सरकारें जो डबल इंजन की सरकार है बिहार और दिल्ली में, ये अपना पीठ चाहे जितना थपथपा ले और एक अकेला सब पर भारी, ये कितना भारी होता है ये तो बिहार और देश की रसोईया जानती हैं। आप कल्पना कीजिए, जिस बात को जब हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के मंच पर जब ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और उस भारत में रहने वाली सबसे आबादी वाला बड़ा देश भारत में जो रसोईया स्कीम वर्कर हैं वो 40-42 रुपये के प्रतिदिन पर खट रही हैं। कल्पना कीजिए, इस महंगाई में वो भी समाज के सबसे दबे कुचले, अति पिछड़े विधवा महिलाएं, इस मामले में जिसमें करीब 95% महिला हैं और 2-4% पुरुष हैं, ये काम कर रहे हैं। इतनी भयावह स्थिति है, इतनी महंगाई है, इतनी बेरोज़गारी है और इस सब के बावजूद उनसे एक तरह से कहिए गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता है। अपमानजनक ज़िंदगी है अलग, कोई सम्मान नहीं है। और इस सब पर भी जब स्कूल खुलता है तब से लेकर स्कूल बंद होने तक वो प्रतिदिन स्कूलों में रहती हैं। और जैसा कि पूरे बिहार ने जिनका विरोध किया, के पाठक, उन्होंने तो गर्मियों की छुट्टियों में भी सबको स्कूल में बुलवाया, सब लोग जानते हैं, आदेश है। लेकिन तब भी साल में 12 महीने होते हैं, 10 महीने का ही उनको मानदेय दिया जाता है। 1650 रुपया मासिक। आप बता दीजिए कि दुनिया के किस लोकतंत्र में 1650 रुपया मासिक पर सरकारें बहाल रखती हों कर्मचारियों को? ऐसा कोई देश है? नहीं। ऐसी कोई माने अगर इससे खराब भी लोकतंत्र होगा, कोई राजतंत्र भी होगा, तब भी इतनी कम मजदूरी नहीं देता होगा। तो हम लोग ये जो पीड़ा है इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जितनी ज़्यादा पीड़ा है, जो महिलाएं हैं, सरकार ने खुद आर्थिक सर्वे कराया जिसमें बताया कि 94,33,312 परिवार 6,000 से कम आमदनी वाले हैं, सब में 2,40,000 रसोईया शामिल हैं। अगर सरकार के सर्वे में छूट गई हो तो सरकार का दोष है, नहीं तो 2,40,000 जो विद्यालय रसोईया हैं बिहार में वो हैं। तो एक तो मान लीजिए कि सबसे कम मानदेय, सम्मान नहीं, इज्जत नहीं, सबसे ज़्यादा काम, ये कुछ बातें हैं। अब जो नई बात आ रही है वो है कि उनकी सेवा पर ही खतरा उत्पन्न हो गया है। सरकारों ने इन जैसे लोगों के हक, अधिकार और मानदेय माने राशि पर गिद्ध दृष्टि डालते हुए इस सब को कानूनी लूट में बदल दिया है और उसका नाम है एनजीओकरण। तो इनकी जो सेवा है, जो विद्यालयों में खाना पका करके खिलाती हैं, अब उनसे वो काम छीना जा रहा है। 1 जुलाई 2024 से सरकार का आदेश है, लगभग 11,000 या 10,000 स्कूलों में एनजीओ के द्वारा खाना परोसा जा रहा है, उनके मार्फत खाना दिया जा रहा है सेंट्रलाइज किचन के माध्यम से। बताइए वो रसोईया क्या करेंगे? आप कहाँ उनको खटाएंगे? इट मीन्स कि आप उनकी सेवा को ख़त्म कर रहे हैं। आप बोल नहीं रहे हैं। ये जो चोर लोग करते हैं, डकैत लोग करते हैं, जो चोरी वाली मानसिकता है, प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से सरकारें काम कर रही हैं। आप कह नहीं रहे हैं कि हम इनको हटाएंगे, आप कह नहीं रहे हैं कि आपकी हम सेवा नहीं लेंगे, लेकिन आपकी मंशा क्या है? तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है सरकार का, हम इसका विरोध कर रहे हैं। एक तो आप हमारे हक का पैसा खा रहे हैं, आपने इतने दिनों तक खाया, 1650 रुपये में खटा रहे हैं पिछले 6 साल से। ये जो राशि बढ़ी भी 1650 रुपया, ये 2019 से हम लोग के हड़ताल के बाद 2019 में
7 जनवरी 2019 से लेकर के 16 फरवरी 2019 तक हम 36 दिन का हड़ताल किए, तब जाकर के सरकार ने पहली बार 250 रुपया बढ़ाया था, है ना। उसके बाद 2015 में उसके पहले बढ़ा था, वो हुआ, और इधर 150 रुपया 19-20-21 के आसपास में बढ़ाया सरकार ने, तब जाके 1650 रुपया हुआ है। आप समझिए कि 2015 के पहले वो 1000 रुपया तक में काम कर रहे थे, आप समझ लीजिए। तो 1995 से जो योजना लागू हो देश के अंदर, वो इतने सालों में काम करने के बाद 2015 तक 1000 रुपया तक में आती हैं, और 2015 के बाद 24 तक 10 सालों में, लगभग 10 साल, हाँ, ऑन एवरेज इसमें 650 रुपया उनकी वृद्धि होती है। कुल मिला करके भी वो 42 रुपया प्रतिदिन से ऊपर नहीं जाता है। कितनी शर्मनाक बात है इस डबल इंजन सरकार के लिए, समाज के लिए। इस समाज के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि समाज इनके पक्ष में खड़ा हो, गुलबंद हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए 13 सूत्री मांग पर लेकर के 24 तारीख को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। आपको याद होगा कि 24 इलेक्शन के पहले, जस्ट पहले हम लोग हड़ताल पर जाने वाले थे। 3-4 रसोइया संघ जो बिहार के अंदर है मूल रूप से, एक्टू से जुड़ा हुआ, C2 से, और भी यूनियनों से, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियनों से, हम लोगों ने सरकार के कहने पर, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री अभी जो हैं नीतीश कुमार जी, इनके भी संज्ञान में है, वित्त मंत्री के भी संज्ञान, तत्कालीन वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर बाबू थे, सबके मामले, उनके आश्वासन पर हम लोगों ने हड़ताल बैक किया था चुनाव के पहले, और उन लोगों ने कहा था कि अब चुनाव होने के बाद हम इनका मानदेय वृद्धि जरूर करेंगे। एक लास्ट बात जो हम कहना चाहते हैं कि हमारी जो पॉपुलर डिमांड है कि सरकार कुछ नहीं करे, भारत में मिनिमम वेज एक्ट 1948 है। हमारी मांग है कि आप कुछ मत करिए, आप हम 20,000, 25,000, 30,000 क्या कर रहे हैं आप छोड़िए, आप 1948 जो मिनिमम वेज एक्ट है उससे आप सारे रसोइयों को जोड़ दीजिए। उनका जो साल में 2 बार जो VDA बढ़ता है उसके हिसाब से उनकी मजदूरी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम नहीं मांगने आएंगे दोबारा कि आप हमको पैसा दीजिए, हम कभी नहीं कहने आएंगे मानदेय के लिए और मेहनताना बढ़ाने के लिए, आप मिनिमम वेज से हमको जोड़ दीजिए। एक बात। दूसरी बात, आप कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं देते हैं, कोई रिटायरमेंट पैकेज नहीं देते हैं। 60 साल कोई रसोइया काम करेगी, ठन गोपाल अंगूठा लेकर के घर वापस जाएगी जब वो 60-62 साल की हो जाएगी। आप 5 लाख रुपया देने की स्थिति में नहीं है, पूरे साल वो काम करेगी, 30 साल 40 साल, आप 10 लाख रुपया उसको रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दे सकते हैं, आप साड़ी नहीं दे सकते हैं, आप ब्लाउज नहीं दे सकते हैं, आप पेटीकोट नहीं दे सकते हैं। तो आप जब इतने ही दयनीय हालत में हैं, तो ये जो आप पुल पुलिया बना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि विकास है, तो क्या पुल को तोड़ तोड़ के लोग खाएंगे हैं? डंडा कबार कबार के ले जाएंगे पुल का, क्या करें हैं? तो खाने के लिए जो पेट में चाहिए वो तो उसके लिए राशि चाहिए, उसके लिए मजदूरी चाहिए। नहीं तो कह दीजिए कि सड़क उठा उठा करके अपने हिस्से ले जाओ, बेच बेच के खाओ। यही सरकार कह दे कि हम दरिद्र हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने जो पुल पुलिया बनाया है, सड़कें बनाई हैं, आप उसको काट काट के ले जाइए अपने अपने हिस्से का। शर्म आनी चाहिए सरकार को, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। तो देख रहे थे इस समय रसोई के मुद्दे पर जो है कि रणविजय सर बात कर रहे थे, और लगातार जो है कि सर एक इम्पोर्टेंस बात और हम छूट रहा है। आप देखिए कि बिहार जैसे पिछड़े समाज में, राज्य में, जब खाना बनाने की योजना स्कूलों में शुरू हुई तो लिटरेसी रेट बढ़ गया। जो गरीब बच्चे नहीं आते थे स्कूलों तक, जो दलित पिछड़े अति पिछड़े के बच्चे नहीं आते थे, वो स्कूलों में आना शुरू हुए, वो लिटरेट बनने लगे। आप जब इस योजना पर ग्रहण लगाइएगा तो बिहार की साक्षरता दर फिर पिछड़ेगी, फिर बच्चे स्कूल से भागेंगे। तो इसलिए सरकार को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बिहार में अगर लिटरेसी रेट सुधरा है, जो आप जितना भी स्कीम चला लिए हों, लेकिन उन स्कूलों में सबसे बेस्ट स्कीम रही है मध्याह्न भोजन योजना। तो इसलिए हमारी मांग है कि इस मध्याह्न भोजन योजना को मजबूती से और कायम किया जाए। पूरे स्कूलों में बढ़िया पक्का किचन की व्यवस्था हो, रसोइयों की बहाली हो ढंग से, जो और होना चाहिए, उनका वेतन सुधरे, ताकि शिक्षा में आमूल सुधार हो। सरकारें अगर कहती है कि शिक्षा में सुधार है तो डंडा लेके नहीं सुधारा जा सकता, सुविधाओं से सुधारा जा सकता है। बुनियादी सुविधा आप उनको दीजिए। आप बुनियादी सुविधा कटौती कर लेंगे और सोचेंगे कि हम सीधा शिक्षा में सुधार कर लें और लिटरेसी रेट बढ़ा लें, ये कभी संभव नहीं है। सर का कहना है कि एक मध्याह्न भोजन योजना ही जो है कि जब बच्चे स्कूल नहीं पहुंचते थे तो बच्चे जो है कि मध्याह्न योजना राज्य सरकार जब लाई थी बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए ही, और लगातार उसकी जो प्रतिशत है वो बढ़ी है। अगर ये मध्याह्न योजना सरकार बंद कर देती है तो फिर जो साक्षरता दर है वो घटते चला जाएगा। सरकार से इनकी पहले से भी मांग है और अब भी सर यही मांग है कि कम हाँ NGO जो है उनको भी बाहर करे। लगातार सर की यही मांग है कि जब NGO ही आ जाएंगे तो फिर इनको रोजी रोटी नहीं मिल पाएगा। और ये जो जी
तो ये थी अभी मध्याह्न भोजन पर सर बात कर रहे थे, हमारे साथ में रणविजय सर थे। अब बात करेंगे हम कि सर जो है कि 29 जुलाई 2024 को स्वास्थ्य समिति गए हुए थे, कार्यपालक सहायक श्री प्रत्यय अमृत जी से मिले हैं, उनके विषय में भी हम थोड़ा जानना चाहते हैं सर। एएनएम 8 जुलाई से हड़ताल पर हैं, उनकी अभी मीटिंग चल रही है। हम लोगों ने आज राज्य स्तरीय बैठक बुलाया है। सरकार का भेदभावपूर्ण नीति इसमें भी झलकता है। कोरोना के बाद जो सबसे बड़ी डिमांड उठी पूरी दुनिया में वो था कि हॉस्पिटल को दुरुस्त किया जाए, पब्लिक हेल्थ और जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसको मजबूत बनाया जाए, और ये पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। लेकिन हो क्या रहा है, पूरी दुनिया में जो पब्लिक वेलफेयर के फंड हैं उसमें कटौती किया जा रहा है, उसके बजट में कटौती किया जा रहा है। अब नतीजा ये हो रहा है कि आप बहुत ही कम रेट पर लोगों को बहाल कर रहे हैं बिना किसी सुविधा के, उसमें भी तरह तरह के अड़ंगेबाजी है। आप काम से ज़्यादा नौकरशाही आप प्रदर्शित कर रहे हैं, आप काम लेने से ज़्यादा आप अपनी जो है इमेज चमकाने में लगे हुए हैं, और नतीजा ये है कि काम हैम्पर होता है। पर्याप्त संख्या में हॉस्पिटल नहीं है, अगर हॉस्पिटल है तो पर्याप्त संख्या में वहाँ क्या बोलते हैं इक्विपमेंट नहीं है, और उस इक्विपमेंट के साथ मैन पावर नहीं है। आपको याद होगा कि जब कोरोना हुआ तो वेंटिलेटर कोई माने ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर नहीं थे। ये बहुत सवाल उठा कि वेंटिलेटर तो दे दिया जाए हॉस्पिटलों में, लेकिन उसको ऑपरेट कौन करेगा, उसको ऑपरेट करना किसी को नहीं आता है। तो आप समझिए कि अगर दुनिया में फिर महामारी हुई तो लोगों को मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नहीं तो जो एएनएम हैं, जो नर्सें हैं, या जो बुनियादी सुविधा के लिए ज़रूरत की जो और चीज़ें हैं, जिसमें तमाम पहले तो सबसे पहले कि जितने स्टाफ चाहिए, आज 12-13 करोड़ की आबादी बिहार में है, पूरे देश भर में पूरा जो देश है सबसे ज़्यादा आबादी वाला आज देश बन चुका है। लेकिन आप 4 लाख 3 लाख पर एक आपका सेंटर है, हाँ आपका हेल्थ सेंटर है, कहीं 10 लाख पर है। तो इस तरह का जो आपका माने जितना डॉक्टर होना चाहिए, जितना नर्सें होनी चाहिए, जितना इक्विपमेंट होना चाहिए, वो तो नहीं है। उसका कारण क्या है कि उसमें और आप बजट में कटौती कर रहे हैं। और जो योजनाएं आप ला भी रहे हैं वो प्राइवेट कंपनियों के फ़ायदे के लिए ला रहे हैं, सरकारी सिस्टम को आप सुधारने के लिए नहीं ला रहे हैं। इसी का एक ताज़ा उदाहरण है एएनएम की हड़ताल, एएनएमआर रूरल। ये जो एएनएमआर हैं ये बहाल तो ही 2017 में हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी, 52 दिन तक स्ट्राइक हुआ। जाड़े के समय में नवंबर महीने में सचिवालय में 3-3 बार घुसा गया, रात में घुसा गया, स्वास्थ्य मंत्री का चैम्बर ब्लॉक कर दिया गया रेगुलर बहाली की मांग पर। जो रेगुलर बहाली 4 चरण में 8-8 हज़ार का होना चाहिए था, 24,000 होना चाहिए था, अभी वो पूरी तरह से हुआ नहीं है पिछले 10 सालों में। आप समझ लीजिए कैसी ये डबल इंजन की सरकार है। उसमें से जो एएनएम संविदा पर कार्यरत हैं, कुछ लोग हुए हैं, कुछ लोग संविदा पर हैं, इनके लिए एक नया फरमान सरकार ने जारी कर दिया। क्या? 3 टाइम इन डे, एक दिन के अंदर 3 टाइम में आपको फेस रिकॉग्नाइजेशन कराना है। सरकारी कर्मचारियों को नहीं, सिर्फ संविदा कर्मचारियों को जो राज्य स्वास्थ्य समिति से गाइड होते हैं। अब इनको ये कर दिए हैं, ना उनके पास कोई बुनियादी सुविधा है, ना आपने मोबाइल दिया है, ना उसका कोई रिचार्ज का सिस्टम है, मैंने रिचार्ज पैकेज आपने दिया है। जो सेंटर पर उनको फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए जाना है, अप्रूवल के लिए, अटेंडेंस के लिए, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। ऊपर से इंटरनेट का जो आप जान ही रहे हैं, 4G के नाम पर 2G चल रहा है, 3G चल रहा है, 5G के नाम पर 3G चलेगा, तो वहाँ पर आपका नेट नहीं कवर करता है। तो आप काम लेना चाहते हैं कि आप शासन दिखाना चाहते हैं? काम बात क्या है? तो जहाँ आपकी जो प्रणाली है, इंटरनल चेकिंग प्रणाली है, वो आपका कमज़ोर है। आप मशीनों पर विश्वास कर रहे हैं, आदमी से ज़्यादा मशीनों पर विश्वास कर रहे हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं हेल्थ सेंटर में, चाहे माने PSC हो, SSC हो, APSC हो, जो भी और नीचे के सेंटर हैं, उन सेंटरों में क्या बुनियादी सुविधा है? PSC से नीचे का कोई सेंटर इनका ढंग का नहीं है। PSC से नीचे, APSC से नीचे कोई ढंग का सेंटर नहीं है जहां आप 4 गो कुर्सी लेकर के बैठ सकते हैं। राजधानी पटना में चले जाइए, जो डिस्पेंसरी सरकार के खुले हुए हैं, वहां बैठने की क्षमता नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप फेस रिकॉग्निशन करवाएंगे, आप करवाइए फेस रिकॉग्निशन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बुनियादी सुविधा देंगे, आप सब पर लागू कीजिए। ये भेदभाव क्यों, ये अन्याय क्यों, शक की नज़र से आप क्यों देखेंगे? वो कोई चोर है, वो कोई डकैत है कि आप उसको माने टारगेट किए रहेंगे 24 आवर? तो ये जो निगरानी का जो व्यवस्था है, आप काम कम ले रहे हैं और निगरानी ज़्यादा कर रहे हैं। तो निगरानी से काम नहीं होता है, काम सहूलियत से होता है और सुविधाजनक इक्विपमेंट से होता है। आप उसके पास मैन पावर आप नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा?
कोई एक जगह अगर कहीं मान लीजिए कि कोई एक नर्स है, आप किसी भी अस्पताल में जाके पूछ लीजिए, अगर समय से डॉक्टर नहीं आएंगे तो वहाँ नर्स मार खाने के लिए नहीं रहेंगे। अगर कोई गड़बड़ी हो गई, नहीं कोई इलाज करेगा तो नर्स क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मरहम पट्टी कर सकती हैं, वो दवा नहीं लिख सकती, उसके हक में नहीं है। और डॉक्टर नहीं रहेगा, पर्याप्त संख्या में डॉक्टर नहीं रहेगा तो मार खाएंगी कौन? महिलाएं मार खाएंगी। आपको ये नहीं समझने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप 3-3 बार फेस रिकॉग्निशन करवाएंगे। तो हमारे ये कहना है कि ये जो तानाशाही है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इसको ख़त्म कीजिए और सबके लिए समान सिस्टम आप लागू कीजिए। तो हम लोग कल एसीएस से मिले थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय से, प्रत्यामरी जी से, और साथ में हमारे माले के विधायक दल के उपनेता सतदेव राम, एमएलसी शशि यादव और मैं और प्रेमचंद कुमार सिन्हा जी जो महासंघ गुट के महासचिव हैं, ये सब लोग मिले थे। और एएनएम की 2 प्रतिनिधि थी, लीडर थी। हम लोगों ने कहा प्रत्यामरी जी से कि भाई ये मामला है, इसमें बकाया है, 4-5 महीने से वेतन नहीं मिला है, 7 सूत्री मांगे थी। उन्होंने सबको पढ़ा, उसमें पैसा के लिए तो तुरंत ऑर्डर कर दिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हम सरकार जो है अब सभी कर्मचारियों के साथ हम लोग जो है सबका अटेंडेंस ये मैंने क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कराएंगे, इस पर हम कोई विचार नहीं करेंगे। इसी बात के लिए आज हम लोगों ने मीटिंग बुलाया है कि सरकार का स्पष्ट कहना है कि हम जो है अटेंडेंस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेंगे, सबका लेंगे, सिर्फ आप ही का नहीं और सबका भी लेंगे, वो प्रक्रियाधीन है, इस पर हम लोग राय विचार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार अगर राज्य के अंदर बुनियादी सुविधाओं को सुधारना चाहती है, जो कोरोना टाइम से सबसे बड़ा सवाल बना, और हमारे पार्टी के जिस पार्टी को हम मानते हैं, माले के 12 विधायक थे, सब ने अपना 3-3 करोड़ रुपया विकास राशि का अपने अपने क्षेत्र में हॉस्पिटल के लिए, एम्बुलेंस के लिए, बहुत सारी चीज़, ऑक्सीजन प्लांट के लिए सब दिया हमारी पार्टी के विधायकों ने। हम कह रहे को क्या हुआ, सरकार इसका जवाब दे। अगर वो हेल्थ पे नहीं खर्च हुआ तो गया कहाँ पैसा? आपने सब ने विधायकों का फंड आपने स्टोर कर लिया 1-1 साल का, हाँ, तो आप दूसरे साल का हमारे लोगों ने दिया, वो पैसा का आप हिसाब दीजिए, कहाँ है वो पैसा? अगर इनके वेतन पर नहीं खर्च हो रहा है, आप 15,000 में क्या चाहते हैं? किसी नर्स को आप 15,000, 18,000 में कितना खटाना चाहते हैं संविदा के आधार पर? आप बाहर से आए हुए लोग हैं, कोई राजस्थान से आया हुआ, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई खगड़िया से आकर के पटना में कर रहा है, कोई पटना का जाके खगड़िया में कर रहा है, आप वेतन भी नहीं बढ़ा रहे हैं, समान काम का समान वेतन भी नहीं दे रहे हैं। 12,534 संकल्प है बिहार सरकार का, 12,534 क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? अशोक चौधरी समिति बनी, जो संविदा पर जो लोग भी कार्यरत हैं उनको वेतन देने का एक नीति है सरकार का, 2401 18/7/2007 का संकल्प है वेतन के संबंध में, उस सबको एक्मोलिडेट करते हुए 12,534 एक संकल्प जारी हुआ। हम सरकार से मांग करते हैं, आप पढ़िए, हमारे सामने पढ़िए, हम लोग बैठते हैं और उसमें क्या प्रोविज़न है आप उस हिसाब से वेतन दीजिए। समान काम का समान वेतन का है फॉर्मूला, आप क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं? क्या पैसा नहीं है एनएचएम के अंदर? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के योजना के अंतर्गत पैसा नहीं है? पैसा पर्याप्त है, पैसा की कोई कमी नहीं है। सवाल है ब्यूरोक्रेसी हावी है। हमारे पैसे से ये ऑस्ट्रेलिया घुमाएंगे, एनएचएम के पैसे से ये दुनिया भर में सैर कराएंगे, अपना ऑफिस दुरुस्त कर लेंगे, 4-4 एसी लगवा लेंगे, 2-2 गाड़ी खरीद लेंगे, लेकिन एएनएम को पैसा नहीं देंगे। ये सरकार की काहिलगिरी है। हम यहाँ सवाल उठा रहे हैं, इनकी मंशा पर सवाल, इनकी नीयत पर सवाल है। बात कर रहे थे सर एएनएम के मुद्दे पर, और अंत में हम बात करेंगे सर आप स्कीम वर्कर्स, खासकर आशा दीदी, आशा फैसिलिटेटर, आंगनबाड़ी, इनके विषय में आपके पास भी सारी जानकारियाँ रहती हैं। क्या सरकार जो है कि इनकी मांगों को मानेगी आने वाले समय में, या फिर यही रवैया चलेगा सर? देखिए, अभी तक जो 12 अगस्त 2023 को हम लोग का समझौता हुआ था, आशा का जो 2023 में 12 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2023 तक हड़ताल चली, उसमें मूल बात ये था कि जो 2019 में जो हम लोगों ने लड़ करके बिहार में एक नया सिस्टम चालू किया कि 1,000 रुपया बिहार की लगभग 1 लाख आशा को बिहार सरकार अपने फंड से पैसा देगी, ये हम लोगों ने चालू करवाया 2019 में। लेकिन उसमें एक गड़बड़ी, तब के स्वास्थ्य मंत्री जो आज भी हैं श्री मंगल पांडे जी, उन्होंने मनमानी किया और जो मानदेय शब्द था उसको बदल करके पारितोषिक कर दिया। तो हमारे इस हड़ताल की जो प्रमुख 2 मांगें थी उसमें था कि पारितोषिक को बदल करके मानदेय कीजिए। चूँकि ये भारत सरकार राशि नहीं दे रही है, ये बिहार सरकार राशि देगी अपने अकाउंट से, अपने खजाने से, तो सरकार इसका कुछ भी नाम रखे। चूँकि भारत सरकार जो पैसा देती है वो ना पारितोषिक देती है ना मानदेय देती है आशाओं को, है ना, वो सरकार जो है दूसरे नाम से देती है, प्रत्येक काम का अलग अलग दाम तय है ना, तो प्रोत्साहन राशि सरकार देती है। लेकिन बिहार सरकार ने क्या किया, हमारे मानदेय को बदल करके मंगल पांडे जी ने पारितोषिक दे दिया। तो इस हड़ताल की हमारी मांग थी जो 23 में हुआ हड़ताल, कि आप पारितोषिक को बदल करके मानदेय करिए और 1,000 को बदल कर बढ़ाकर 5,000 कीजिए।
सरकार ने तय किया कि हम 2500 करेंगे पैसा, 1000 से बढ़ा के 2500 करेंगे और पारितोषिक को बदल के मानदेय करेंगे और लिखित समझौता है, ये लिखित समझौता है बाज़ाब्ता। और जो उनकी आशा की लीडर हैं शशि यादव जी, वो अब MLC हैं, उन्होंने तारांकित सवाल किया असेंबली में। सरकार का सवाल अभी तक जो जवाब आया, जो समझौता के 5 बिंदु थे जिसमें करीब 11 तरह की मांगे हैं, उसमें सरकार का ये जवाब है कि हम सरकार के स्तर पर ये निर्णयाधीन है, सरकार क्या करेगी नहीं करेगी इस बारे में हम नहीं कह सकते हैं, वो पैसा और मानदेय के बारे में। बाकी जो बकाया का सवाल था, जो 2019 में हड़ताल हम लोगों ने किया, तो जो अप्रैल 2019 से हमारा 1000 रुपया मिलना चाहिए था, वो 18 महीने का सबका बाकी रह गया 1 लाख रुपये, माने प्रत्येक आशा का 18,000 रुपया और 1 लाख आशा का। उसमें भी इन लोगों ने कटौती करते हुए अगस्त 2019 से देने की बात कहा। उसका पैसा इस बार जब हम लोग दबाव दिए कि ये, तब वो पैसा नीचे में गया है। और उस मांग में कुछ मांग थी भारत सरकार से, भारत सरकार से नहीं था, वो एक परियोजना की मांग थी जो फैसिलिटेटरों के लिए वो लागू कर दिया गया, धीरे धीरे वो लागू हो रहा है। लेकिन जो बिहार सरकार के स्तर से होना चाहिए था, वो सारा का सारा अभी तक मूल रूप से पेंडिंग है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार करेगी, और नहीं अगर करेगी तो हम लोगों ने भी तय किया है कि बजट सत्र आने वाला है ना, हम इस सरकार को चैन से रहने नहीं देंगे। आपने जो वादा किया है बिहार के 1 लाख आशा कर्मियों से, वो सरकार को निभाना होगा, वो हमारे घर ले जाने के लिए नहीं है। बिहार की 1 लाख आशा जो अब तक हम लोग के आंदोलन के बदौलत, जो जितने भी राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारी, आप उनसे जा कर के बात कीजिए, किस तरह से हम लोग की मांग की वजह से जब ये प्रेजेंटेशन दिए पूरे देश भर के NHM की मीटिंग में, तो दूसरे राज्यों की सरकारों ने, सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि आप लोग के पास वेल प्लानिंग है और वो सारा डिमांड हम लोग का है। ये खुद उन लोगों ने कहा कि आप लोगों ने जो डिमांड किया और जिस तरह से चीज़ों को उठाया, उसकी बहुत तारीफ़ किया पूरे देश भर के मीटिंग में, और तब इस सरकार को ये पैसा देने में आनाकानी कर रही है। तो इसलिए फिर हम कह रहे हैं कि NHM में कोई पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, इरादे और विचार की कमी है। इरादे और विचार की कमी है बिहार सरकार में। हमारे साथ बात कर रहे थे रणविजय सर, एक्टू के राष्ट्रीय सचिव हैं, लगातार तमाम मांगों को लेकर राज्य सरकार से आमने सामने होते रहते हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया हमारे साथ बने रहने के लिए, इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग की आवाज़ उठाने के लिए विशेष रूप से। बहुत बहुत थैंक यू सर।